नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हरिवंश राय बच्चन जी की चर्चित रचना प्रवास की डायरी कुछ विशेष पन्नों को देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय और प्रवास की डायरी का जो सारांश है उसकी हमने चर्चा की थी। आज पाठ्यक्रम की ये जो रचना प्रवास की डायरी कुछ विशेष पन्ने, उसकी हम चर्चा करते हैं। ये जो प्रवास की डायरी है हरिवंश राय बच्चन द्वारा 1971 में प्रकाशित की गई है। बच्चन जी के इंग्लैंड प्रवास का जो समय है अप्रैल 1952 से लेकर जनवरी 1953 तक, ये जो कालखंड है तो इस कालखंड में लिखी हुई ये उनकी डायरी रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर पीएचडी करने के हेतु से वे लंदन गए थे। वहाँ जाने पर उन्होंने अपने अनुभवों को या उन्होंने वहाँ पर जो कार्य किया है उस कार्य को अपने प्रवास की डायरी के माध्यम से उन्होंने अंकित किया है। ये उनकी चर्चित ऐसी प्रवास की डायरी रही है और इस डायरी के कुछ विशेष पन्नों को पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें देखना है। बच्चन जी की ये जो डायरी है उस डायरी के कुल मिलाकर 12 पन्नों का समावेश इस डायरी के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो डायरी है तो इस डायरी को बच्चन जी ने व्याख्यात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि उन्होंने जिस समय वे कैम्ब्रिज में थे वहाँ का परिवेश, वहाँ का वातावरण या उनको वहाँ पर जो विभिन्न अनुभव आए उन अनुभवों को उन्होंने अपने इस डायरी के अंतर्गत व्यक्त किया है। तो इस प्रकार इस प्रवास की डायरी के कुछ विशेष पन्नों के माध्यम से हम हरिवंश राय बच्चन जी का लंदन का जो अनुभव है उस अनुभव की चर्चा हम करते हैं। ये जो 12 विशेष पन्ने हैं, एक एक पन्नों की हम चर्चा करते हैं। इस रचना के आरंभ में हरिवंश राय बच्चन जी का जो पहला पन्ना है डायरी का वह मंगलवार 22 अप्रैल 1952 का रहा है। तो इस डायरी के माध्यम से या मंगलवार 22 अप्रैल 1952 का उनका जो पूरा दिन भर का जो अनुभव है वह उसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। सवेरे उठने से सोने तक का उनका पूरा दिन भर का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। तो उस डायरी के माध्यम से बच्चन जी ने हर वस्तु को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उसका निरीक्षण किया है। हर वस्तु को, हर शब्द को वह अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि
पश्चिम की सभ्यता और भारतीय जो सभ्यता है उसकी तुलना करते हुए भी वह नजर आते हैं। इतना ही नहीं तो बच्चन जी की ये डायरी वैयक्तिक होने के कारण उनके परिवार का, उनके संस्कारों का या उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है उसका भी पता इस डायरी के पन्नों के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो इस 22 अप्रैल 1952 के दिन मंगलवार में जो घटनाएं हैं वह उन्होंने इस पन्ने के अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। सुबह लौकर उठकर तैयार होना, बाथरूम खाली होने की बात उन्होंने की है, गर्म पानी की व्यवस्था, स्नान करने के बाद ब्रेकफास्ट करके वह ऊपर, शायद वह ऊपर के कमरे में रहते होंगे तो ऊपर आने की बात उन्होंने की है। बादल उस समय घिरे हुए हैं, अर्थात ये जो पूरा उन्होंने लेखन किया है वह मंगलवार 22 अप्रैल के दिन का उनका क्रियाक्रम है, उनका वहाँ का वातावरण है, परिवेश है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार बादल घिरे होने की बात उन्होंने कही है, धीरे धीरे बूंदें भी टपक रही है और इस वातावरण में उनको कहीं जाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। दोपहर तक वह वहीं रुकते हैं, दोपहर तक अपनी जो पढ़ाई है वो करते रहते हैं। दोपहर का लंच का समय है, उस समय दूध, बिस्कुट और कुछ अन्य चीज़ों का उल्लेख उन्होंने किया है। शाम को बारिश जब रुक जाती है तब, तो इस पन्नों के अंतर्गत उन्होंने जिन व्यक्तियों से वो मिलते हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो शाम की बारिश रुकने के बाद के.एन. सप्रू और एम.वाई. घोरपदे उनको मिलने के लिए आते हैं। घोरपदे कैम्ब्रिज का ये जो मजलिस है उसके वे सभापति है। मजलिस यानी कि वहाँ की रहने की वहाँ जो व्यवस्था है उसको हम हॉस्टल कहते हैं, तो उसके वह सभापति थे और सप्रू उसके मंत्री थे। तो ये दोनों उनको मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही ये दोनों मिलने के लिए आते हैं तो उन दोनों से बातों को सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि भारत, पाकिस्तान, बर्मा, सीलोन, ये सब की एक ही जो मजलिस है वह चलने की बात उन्होंने कही है। मजलिस यानी कि सभा या बैठक वहाँ चल रही है और जैसे कि पहले जैसे चल रही थी उसी समय अर्थात ये सारी जो बातें हैं उनको समझ में आती हैं। तो इस प्रकार जो घोरपदे हैं, घोरपदे बच्चन जी को मजलिस में कविता पाठ करने का निमंत्रण देने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं तो इस मजलिस का आजीवन सदस्य होने की बात भी घोरपदे बच्चन जी के सामने करते हैं, परंतु बच्चन जी उनका मजाक करते हुए कहते हैं कि बाद में मुझे निकाल तो नहीं दोगे। इस पर वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन में मिसेज पंडित की आजीवन सदस्यता खत्म कर दी गई थी, तो इस पर पंडित नेहरू ने इस्तीफा भी दिया था। ये जो आजीवन सदस्यता की जो बात है उससे इस बात का भी पता चल जाता है कि उसकी जो फीस है, फीस को लेकर भी वह चर्चा करते हैं। आजीवन सदस्यता की जो फीस है शायद 2 पाउंड का उल्लेख उन्होंने किया है। यहाँ बच्चन जी साधारण जो सदस्य हैं वह होने की बात स्वीकार करते हैं, आजीवन सदस्यता को वह स्वीकार नहीं करते हैं। तो इससे इस बात का भी पता चलता है कि वह ये जो फीस है उसका भी विचार करते होंगे। तो इस पर कई सारे वहाँ के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके नामों का भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो जो
स्वर्गीय तेज बहादुर स्वरूप के पोते होने की उन्होंने बात की है। टी.एन. स्वरूप के जो लड़के हैं वह उनके वहाँ जाने के बाद मित्र बनते हैं। टी.एन. उनकी यूनिवर्सिटी के कानून विभाग में लेक्चरर थे, अर्थात उनके गुरु के ये पुत्र हैं। और उनका जो लड़का है उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो इस प्रकार ये संध्या के समय का जो वातावरण है या उनका जो ये कार्यक्रम है उसको उन्होंने इसके अंतर्गत व्यक्त किया है। शाम के खाने की बात भी उन्होंने की है। शाम का खाना होने के बाद डॉक्टर लिविस और प्रोफेसर विली को वे पत्र लिखते हैं और मिलने का समय मांगते हैं। विश्वनाथ दत्त कई बार उनके स्थान पर आ चुके थे और एक दिन उनकी जो पत्नी है वह इनको मिलने के लिए आई है। शाम को उन्होंने बच्चन जी को घर बुलाया था और इस प्रकार वो पता पूछते हुए अर्थात विश्वनाथ दत्त के घर तक पहुंच जाते हैं। उनके घर का पता भी उन्होंने इस पन्ने के अंतर्गत व्यक्त किया है, 18 न्यू मार्केट रोड। तो इस प्रकार वह मकान पहुंचाते हैं, मकान की घंटी वह बजाते हैं बड़ी देर तक। अर्थात ये जो कमल जी है उनको उनके आने की खबर ही पता नहीं चलती। तो इस समय विश्वनाथ जी लंदन से लौटे नहीं थे, वो लंदन में थे। और तो इस दिन प्रतिदिन ये जो विश्वनाथ दत्त हैं ब्रिटिश म्यूजियम में काम करने जाते थे। उनकी जो पत्नी है कमल जी के साथ वो बैठते हुए बातें करते हैं और विश्वनाथ दत्त 9 बजे रात्रि के 9 बजे वे घर लौटते हैं। उन्होंने खाना खाया और उनसे बच्चन जी माफ़ी मांगते हैं। वे अपने काम और अपने प्रोफेसर की जो बातें हैं वह बच्चन जी को बता देते हैं। कमल जी बच्चन जी की कविता सुनने के लिए उत्सुक थी, इसीलिए बच्चन जी विश्वनाथ दत्त की पत्नी कमल जी के सामने वह कविता भी सुनाते हैं। तो इस प्रकार 11 बज जाते हैं रात के। घर जब वो वापस आते हैं तो उनका घर अंदर से बंद था। वो घंटी बजा देते हैं और जहाँ वह रहते थे वहाँ मिसेज मलेटका जो कि खिड़की से झांक कर देखती है और मलेटका जैसे कि दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे आती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो बच्चन जी बहुत ही अफसोस से मिसेज मलेटका से कहते हैं कि आपका इस प्रकार आपको बेवक्त मैंने जगाया, तो वो माफ़ी मांगते हैं। तो उस पर मिसेज मलेटका कहती है कि तो इसमें आपका कसूर क्या है, कसूर तो मेरा ही है। अभी तक आपको बाहर की चाबी मैंने नहीं दी है। तो इस प्रकार जैसे कि दोनों भी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और दोनों की और इस प्रकार की जो क्षमा प्रार्थना है वह होती हुई उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो इसके बाद उस कमरे में वे आते हैं। कमरे में वो कपड़े बदल कर अपने बिस्तर में सोने की वो बात उन्होंने लिखी है। तो इस समय घड़ी में रात के 12 बजने की घंटी बजती है। उनके सामने सिडनी कॉलेज का जो कमरा है वो दिखाई दे रहा है। उस कमरे में एक लड़का अभी तक वो काम करते हुए उनको नजर आ रहा है। उस लड़के को देखकर उनको एक कहावत याद आती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थली वेल्थली एंड राइज। तो इस देश से ये जो कहावत है हमारे देश पहुंची है, इस प्रकार की वह कल्पना करते हैं। तो इसका यहाँ शायद ही
कोई पालन करता हो, तो ऐसा भी वह सोचते हैं। तो इस प्रकार वहाँ का लोगों का रहन सहन, सोना उठना, खाना पीना, सारी जो बातें हैं उसको उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है और अपने इस डायरी के पन्ने के अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। वहाँ की जो बात है, प्रायः लोग 7-8 बजे सोकर उठते हैं और वह जल्दी तैयार होते हैं। जैसे ही तैयार होते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं। 9 बजे वह, जैसे कि उन सब लोगों का जो काम है 9 बजे शुरू हो जाता है। उनको तैयार होने के लिए अधिक समय भी न लगने की बात उन्होंने कही है। और यहाँ तैयार होने का जो अर्थ है उन्होंने हजामत बनाना और मुंह धोना, इस प्रकार का उन्होंने बताया है। वहाँ के जो लोग हैं ब्रश सोते समय करने की बात उन्होंने कही है। इतना ही नहीं तो जैसे कि 1:30-2 के बीच में उनका लंच होता है, 5:30 तक वे काम करते रहते हैं। सब जैसे कि दफ्तर, दुकानें प्रायः 5:30 बजे तक बंद होने की बात उन्होंने कही है। और उसके बाद लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद शाम के समय लोग अक्सर नहाते हैं। काम के जो कपड़े हैं बदलकर शाम के कपड़े वो पहनते हैं। 6:30 बजे खाना खाते हैं। खाना उनका रात का जो खाना है वह लंबे समय तक अर्थात 7:30 बजे तक चलने की बात उन्होंने कही है। लंदन के सिनेमा में, जैसे कि लंदन के सिनेमा घरों में सिनेमा रात के 8 बजे शुरू होने की बात उन्होंने लिखी है। यहाँ पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वह रात के 12-1 बजे तक पढ़ते रहने की बात उन्होंने कही है। बहुत से लोग सोने से पहले नहाते हैं। रात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार का उनका विचार है। और पानी तो गर्म अर्थात कभी भी हर समय मिलता है। जो मिसेस मलेटका के संदर्भ में भी उन्होंने कुछ बातें लिखी है। मलेटका तो नहाने से पहले प्रार्थना करती थी और उसके बाद वह गैस खोलती थी। एक बार गर्म पानी से नहाने के लिए उनको 1 शिलिंग देना पड़ता है। तो इस प्रकार गर्म पानी के लिए भी यहाँ पैसे लगने का उल्लेख उन्होंने किया है। इतना ही नहीं तो वे इस पत्र के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि सुना है फ्रांस में नहाने के लिए 1 टब गर्म पानी का 5 शिलिंग लगता है, तो इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार विदेश में, विशेषकर लंदन में गर्म पानी के भी पैसे लगते हैं, ये भी बात उन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार 22 अप्रैल 1952 का उनका पूरे दिन भर का जो क्रियाक्रम है, उन्होंने क्या क्या किया है, किससे मिले हैं, क्या खाए, कब नहाए, कब सोए, कब, ये सारी जो बातें हैं उन्होंने उस पन्ने के अंतर्गत लिखा है। दूसरा जो पन्ना है बुधवार 23 अप्रैल 1952 का है, यानी कि उसके दूसरे दिन का है। तो दूसरे दिन का पूरा दिन भर का जो क्रम है वह उन्होंने इसके अंतर्गत व्यक्त किया है। तो दूसरे दिन तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो इस पन्ने के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। तो दूसरे दिन जब वो ब्रेकफास्ट लेकर मिस्टर लिथान के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी में चले जाते हैं, वहाँ जाकर अखबार का जो कमरा है उस कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ का उन्होंने वातावरण किस प्रकार का है उसका वर्णन किया है। ऊंचा स्टैंड है, ऊंचे स्टैंड पर यह अखबार लगे रहते हैं, लोग उसे खड़े खड़े ही पढ़ते हैं। कुछ देर तक अखबार वह देखते रहे, फिर रिप्रेस रूम में वह आ जाते हैं। कैम्ब्रिज पर यहाँ बहुत सी किताबें उनको मिलती है। सेंट कैथरीन्स कॉलेज के इतिहास पर भी एक मोटी जो किताब है उनको देखने को मिलती है। जिन कवि पर, अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध कवि इट्स है, उनके साहित्य पर, कविता पर वे पीएचडी कर रहे हैं। उससे संबंधित कई सारी पुस्तकों को वह
देखते हैं, ढूंढते हैं। ईट्स की संपूर्ण कविता का मैकमिलन का जो संस्करण है उनको मिल जाता है, उसका भी उल्लेख उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। उसके साथ ही हेन के पुस्तक का संदर्भ उन्होंने उसका उल्लेख किया है। उनका हेन की पुस्तक का एक संदर्भ उनको मिलता है, उनकी कविता देखने की उनको इच्छा हो जाती है। फिर डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी से न्यूटन के ऊपर एक उनको लेख मिलता है, उसको पढ़ते हैं। ट्रिनिटी चैंपल में उनकी एक मूर्ति दिखाई देती है, उसके बारे में कुछ और जानने की उनकी इच्छा हो जाती है। तो उसके साथ साथ अपने अंग्रेज़ों के प्रति वह कितना ऋण व्यक्त करते हैं उसको भी पढ़ते हैं। कितनी कवित्वपूर्ण भाषा में उन्होंने अपनी ये जो अभिव्यक्ति है उसके अंतर्गत व्यक्त की है, ये सारी जो बातें हैं उस पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं और उसका उन्होंने जो अनुभव किया है उसको इस पन्ने के अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। इतना ही तो आगे वह कहते हैं कि क्या है अगर वह गणितज्ञ और वैज्ञानिक था, तो इस प्रकार जैसे कि ये जो हेन की पुस्तक है उस पुस्तक के संदर्भ में वह अपना अनुभव लिख रहे हैं। अंग्रेजी के माध्यम से भी अपने कुछ अनुभवों को इस पत्र के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो उस पुस्तक को लेकर कई सारी जो बातें हैं उनको पढ़ने को मिलती है, उसका उल्लेख उन्होंने इस पन्ने के माध्यम से, डायरी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। आगे वो इस प्रकार की भी बात अपने पन्नों के माध्यम से उन्होंने लिखी है कि जिसे अपने उपलब्धि पर दंभ अर्थात अभिमान होता है उसे न्यूटन का एक वाक्य पढ़ना चाहिए और अपने उस अभिमान को लेकर अर्थात वो डूब मरने की बात उन्होंने कही है। तो दूसरे दिन का जो लंच का उल्लेख भी उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। लंच के समय वह डिग लौटना, उस समय का वातावरण उन्होंने उसके अंतर्गत व्यक्त किया है। बादल गिरने की बात कही है, धीरे धीरे वर्षा हो रही है और ऐसे वातावरण में उनको जैसे कि मार्जरी की भेजी हुई जो कविता है उसको भी उनको देखना है, पढ़ना है, उसका भी उल्लेख उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। शाम के खाने की मेज पर उनको जैसे कि माद मोजेल वाजेन से भेंट हो जाती है। ये जो माद मोजेल उनके अर्थात उस समय वह लंदन में उनके डिग पर रहने के लिए आई है। वह नवागंतुक है, वो दिखने में सुंदर, हासमुख, मिलनसार एक फ्रेंच कुमारी है। वह अंग्रेजी की शिक्षक है और इस समय वह पेरिस में कार्य करती है। कैम्ब्रिज घूमने और साहित्य में कोई डिप्लोमा लेने के लिए वह यहाँ आई है। यहाँ कई तरह के कोर्स चलने की बात लेखक ने इसके अंतर्गत लिखी है। जो थोड़ी बहुत फ्रेंच लोग जैसे कि उनके साथ रहने वाले कुछ अन्य जो मित्र हैं वह भी उनके संपर्क में रहने से थोड़ी बहुत फ्रेंच जानते थे, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। मिस्टर लिथिन से जैसे कि वह फ्रेंच भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं, बोलकर उन्हें थोड़ा सा चकित हो जाते हैं। तो इससे ये जो फ्रेंच भाषा है उसका भी थोड़ा सा जो ज्ञान है रखने की बात हमारे समझ में आ जाती है। तो कुछ फ्रेंच बोलने का प्रयास भी करते हैं, आ शांते दा बुआ, तो इस प्रकार की बातें उस माद मोजेल के साथ करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इस प्रकार की जब फ्रेंच बोलने की कोशिश करते हैं तो ये जो फ्रेंच लड़की है, जो वाजेन है, वो प्रसन्न होती है और उस वाजेन को लेखक कहती है कि हम लोगों को फ्रेंच बोलना सिखा देगी। तो इस पर उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार खाना खाने के बाद वो घूमना चाहते हैं, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। जीजन्स लेन से बाहर मुड़कर अर्थात वहाँ के जो अलग अलग स्थान है उसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार ये जो जीजन्स लेन से बाएं मुड़कर विक्टोरिया एवेन्यू पहुंचने की और वहां विक्टोरिया ब्रिज से नीचे उतरकर कैम नदी के दाहिने किनारे पर घूमते हुए
ये प्रायरी रोड के और आगे वह निकल जाने की बात उन्होंने कही है। रास्ते में एक पुल के नीचे एक ऐसा दृश्य उन्होंने देखा है जो कि एक अश्लील जो दृश्य है वह देखते हैं, उसका भी उल्लेख उन्होंने इसके अंतर्गत किया। एक नवयुवक प्रेमी युगल प्रणय क्रिया में व्यस्त थे और दिलचस्प बात यह कि उस लड़की के क्रिया के भाग लेने के साथ साथ वह एक हाथ में सेब खाने की बात उन्होंने अपने इस पन्ने के अंतर्गत लिखी है। उसके साथ साथ मौसम का भी बहुत ही बारीकी से वर्णन उन्होंने अपने इस पन्ने के अंतर्गत लिखा है। मौसम साफ न होने के कारण ये जो नदी है, किन नदी का उल्लेख उन्होंने किया है। प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका भी वर्णन उन्होंने लिखा है। तो उसके किनारे को कैसा कृत्रिम और सुंदर बना लिया गया है उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। लगता है बाढ़ वगैरह इस नदी में नहीं आती है। नदी क्या उनको जैसे कि वह नहर सी मालूम हो रही है। जहाँ तहाँ जो हंस है वह तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नदी के किनारे सड़क प्रायः सुनी सी लग रही है। क्या लोग इधर घूमते नहीं होंगे, तो इस प्रकार का वह अनुमान लगाते हैं। और लौटते लौटते कुछ अंधेरा हो जाता है। ऊपर के वो कमरे में आते हैं तो बहुत थक जाते हैं। कुछ खांसी भी उनको महसूस होने लगती है। कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते पढ़ते ही उनको नींद आने की बात उन्होंने लिखी है। 10 बजे उनको नींद खुल जाती है, तो जैसे ही कपड़ों के साथ वह कुर्सी पर सो जाते हैं। 10 बजे नींद खुल जाती है, कपड़े वो बदल कर पुनः बिस्तर पर सो जाते हैं। तो इस प्रकार उस दिन का वातावरण बहुत सर्दी का होने की बात उन्होंने कही है। बहुत दिनों से इस प्रकार की जो सर्दी है बढ़ने की बात उन्होंने लिखी है। खिड़कियां बंद करने के बजाय थोड़ी सी खुली रखकर ही वह उस सर्दी में भी सो जाते हैं। तो ये दूसरे दिन का जो पन्ना है उसके अंतर्गत इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी विस्तार के साथ बात कही है। क्या खाए, क्या पिए, किससे मिले, वो फ्रेंच लड़की की बात उन्होंने कही है। वो बाहर घूमते समय जो दृश्य उन्होंने देखे उसका बहुत सूक्ष्म दृष्टि से वर्णन करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य है, वो किम नदी का किनारा है या उस नदी में तैरते हुए हंस है। तो इस प्रकार बहुत थक कर वह कुर्सी पर ही सो जाने की बात भी, तो इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातों का भी उन्होंने इसके अंतर्गत लेखन किया है, अंकित किया है। उसका तीसरा जो पन्ना है गुरुवार 1 मई 1952 का है। और उसी प्रकार इस पन्ने के अंतर्गत भी उन्होंने 1 मई के दिन का पूरा जो उनका कार्य है उसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया है। सुबह से लेकर शाम के सोने तक का पूरा जो वर्णन है इसके अंतर्गत उन्होंने किया है। सुबह सेंट्रल लाइब्रेरी उनको जाना है, वहाँ 2 बजे तक पत्र पत्रिका वह देखते रहे। लंच के बाद सेंट कैथरीन कॉलेज उनको जाना था, वहाँ जाते हैं। वहाँ शाम के 6 बजे तक वह वहाँ पढ़ते रहते हैं। जिस विषय को उन्होंने लिया है उस विषय से संबंधित सारी जो पुस्तकें हैं वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जो भी पुस्तक मिल जाती है उसको पढ़ते हैं। तो रोज़ रोज़ इतनी सारी जो पुस्तकें हैं, अलग अलग बातों का, अलग अलग संस्थाओं का पता उनको समझ में आने लगता है। तो इस प्रकार नई नई जो बातें हैं, नई नई जो स्थान हैं, नए नए कॉलेज हैं, नई नई जो लाइब्रेरियाँ हैं, उनका पता उनको चलता है। तो इस प्रकार लंदन में उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी पता लगाने की बात उन्होंने कही है। डबलिन को भी मिलने की बात उन्होंने कही है। यूरोप के जो जादू टोने का इतिहास उससे संबंधित भी उनको कई पुस्तकें मिलती है। उसके साथ साथ भारतीय दर्शन संबंधी कुछ पुस्तकों का भी उन्होंने इसके अंतर्गत उल्लेख किया है। तो इस प्रकार उनको शोध कार्य करने के लिए आवश्यक जो सामग्री चाहिए उस सामग्री की खोजबीन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अर्थात भारतीय दर्शन का ये जो अंग्रेजी कवि की इट्स हैं उनके साहित्य पर वे कार्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भारतीय दर्शन संबंधी
कितना प्रभाव पड़ा है ये उनको ढूंढना है या ढूंढ रहे हैं। तो उससे संबंधित पुस्तकों को ढूंढते समय उनको ऐसा लगता है कि ये सारी जो जानकारी है प्राप्त होने के बाद बाकी का जो कार्य है करने के लिए कठिन नहीं होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि जिन पुस्तकों को मैंने भारत में देखा है या भारत में जो पुस्तकें उपलब्ध हो सकती है उसको यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन पुस्तकों को मैं देखता रहा तो मेरा यहाँ अधिक जो समय है व्यर्थ हो जाएगा। उन पुस्तकों को मैं भारत जाकर भी देख सकता हूँ। इस प्रकार यहाँ जो समय है व्यर्थ नहीं होगा, तो इस प्रकार वह सोचते हैं। और इस प्रकार 1 मई 1952 के 6 बजे, रात के 6 बजे उनको अपने डिग पर वापस आना है, खाना खाना है। दिन भर के कार्य से उनको थकान महसूस हो रही है। ऊपर कमरे में जाकर वो बैठ जाते हैं तो अपने बच्चों को, अपने घर की बहुत उनको याद आने लगती है। पता नहीं कब कैसे, अर्थात वे कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, इस प्रकार उनकी यादें सताने लगती है। इतना ही नहीं तो पिछली चिट्ठी का उल्लेख उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। 22 अप्रैल को उन्होंने जो पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, उसका उत्तर, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अजित जो उनका छोटा पुत्र है, उसके बारे में भी वो सोचते हुए उसका उल्लेख करते हैं कि अजित को ट्रिनिटी कॉलेज की तस्वीर का जो कार्ड है वो भेजने का विचार करते हैं। छोटी सी चिट्ठी पर भी, अर्थात उन्होंने इसके पूर्व जो चिट्ठी लिखी है उस पर ये ट्रिनिटी जो कॉलेज है उसकी तस्वीर और उससे संबंधित कुछ बातें लिखकर उन्होंने भेजी है। वो छोटा सा बच्चा अर्थात उसको पढ़ तो नहीं सकता है, लेकिन उनके घर के जो लोग हैं, अन्य बड़े लोग, उनकी पत्नी है तेजी बच्चन, वह तो उस चिट्ठी का जो भाव है समझ सकते हैं। इस प्रकार का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार उनका जो घर का जो समाचार है वो लेने के लिए अर्थात वो बेचैन हो जाते हैं। इसके पूर्व के जो पत्र लिखे हैं उनके संदर्भ में उनका उत्तर आने का इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं। आगे ये भी बात वो कहते हैं कि आज आर्ट सिनेमा में ऑर्फी नाम की एक तस्वीर थी। टिकट पहले से उन्होंने ले रखा था। सिनेमा, वहाँ का जो सिनेमा है वह 8:30 बजे शुरू होने के बाद, इसके पहले भी उन्होंने की है, पुनः एक बार वो करते हैं। तो इस प्रकार उनको सिनेमा देखने के लिए जाना है, उसका टिकट पहले से उन्होंने लिया है। रास्ते में चिट्ठी पोस्ट करने की बात भी उन्होंने लिखी है, जैसे कि अपने परिवार को या परिवारजनों को वह पत्र लिख रहे हैं या उसको चिट्ठी भेजने की बात वो करते हैं। वह सिनेमा देखते जाते समय उसको पोस्ट करने की बात उन्होंने कही है। और इस प्रकार वो सिनेमा चले जाते हैं। और सिनेमा जाने के बाद सिनेमा को देखते हैं। देखते समय उनके मन में कई सारे विचार आते हैं। यहाँ की जो सिनेमा है वो सबसे पहले बैल नृत्य पर एक फिल्म दिखाई जाती है। आरफी, यह फिल्म यूनान की दंत कथा पर आधारित होने की बात का उन्होंने उल्लेख किया है। तो उस दंत कथा के अंतर्गत जो कथा है उस कथा का भी बहुत विस्तार के साथ उन्होंने इसके अंतर्गत वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये जो सिनेमा है, सिनेमा का वर्णन, सिनेमा की समीक्षा करते हुए भी वह नज़र आते हैं। तो इस प्रकार हर वस्तु को, हर बात को उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से देखने का उनका जो दृष्टिकोण है हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस प्रकार ये जो यूनानी फिल्म है, उस फिल्म की जो दंत कथा है उसके अंतर्गत ऑफरयूथ्स और यूरिडिसी के आधार पर तैयार की गई उसकी कहानी है। उसका आधुनिक जो रूप है वह इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। उसके साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने का, उसका अध्ययन करने का, ये सारा भी उल्लेख उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। पत्रिका में पोएट्री रिव्यू का उन्होंने जो अध्ययन किया है उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। लिविस के संदर्भ में लिविस ने उनको जो बात सुनाई थी उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है।
और उसके साथ साथ जो ये जो लिविस है, लिविस के अनुसार ये जो पांडित्य प्रदर्शन की जो कविता है उस युग में अंग्रेजी में खत्म होने की बात उन्होंने कही है। इसका संदर्भ देते हुए विशेषता टी.एस. इलियट ने जो आरंभ में इस प्रकार का जो पांडित्य प्रदर्शन दिखाया था वह धीरे धीरे खत्म होने की बात उन्होंने कही है। इससे संबंधित वह कहते हैं कि मुझे इस अंक में कई सारी जो कविता है मिलती है जिसमें सरलता, बोधगम्यता, सरसता अर्थात उस कविता का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक आलोचना में जेसी हॉल नाम के जो व्यक्ति है या विद्वान है, उनकी जो पंक्तियां हैं उनको बहुत प्रभावित करने की बात उन्होंने कही है। और उनका जो काव्य संग्रह है द समर डांस, तो उसको देखने की बात उन्होंने कही है। उसके अंतर्गत पोएम्स ऑफ 1959, तो उसको खरीदने की जो चाह है वह भी उसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्त की है। उससे अंग्रेजी काव्य के नवीनतम स्वरों का जो पता है वह कवि को होने की बात उन्होंने कही है। चौथा जो पन्ना है 8 मई 1952 का है। 10 बजे से व्याख्यान शुरू होने की बात उन्होंने कही है। और ये जो व्याख्यान है समालोचना में शैली, इस विषय पर चलने की बात उन्होंने कही है। और इस प्रकार ये जो व्याख्यान है वह सुनते रहे हैं। दिन में यूला में ईट्स का जो आत्मचरित्र है वह पढ़ने की बात उन्होंने कही है। यूनिटी ऑफ बीइंग पर जो बात मिस्टर लुक्स ने कही थी उसकी प्रतिध्वनि ईट्स में मिलती है। ये सारी तुलनात्मक दृष्टि से वह जो ज्ञान है वो प्राप्त कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इस प्रकार कवि और कलाकार को अपने सृजन को व्यक्तित्व की एकता तो होनी चाहिए, इस प्रकार का भी वो विचार करते हैं। इसके लिए उसे अपने व्यक्तित्व की एकता प्राप्त करने की बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार 5 बजे तक का ये जो व्याख्यान है सुनने का या उससे संबंधित जो साहित्य है पढ़ने की बात उन्होंने इसके अंतर्गत लिखी है। 5 बजे से मिल लेन में प्रसिद्ध इतिहासकार जी.एम. ट्रेविलियन के सभापतित्व में मिस्टर लिमेक का अमेरिका का विदेश नीति पर उनका व्याख्यान सुनने का वह यहाँ विचार करते हैं। उनका जो व्याख्यान है वो सुनते हैं। उसके व्याख्यान के सुनने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी भी व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उनको ये जो भाषण है अमेरिकी विदेश नीति पर वो बहुत ही स्पष्ट, सरल और सुलझा हुआ लगता है। तो इस प्रकार उस दिन केवल प्रथम भाग पर ही व्याख्यान हुआ है और इसका जो पूरा भाग है, दूसरा भाग दूसरे दिन होने की बात उन्होंने इसके अंतर्गत लिखी है। रात को आधुनिक कवि प्लोमर की कविता उनको पढ़नी थी, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। अमेरिका की विदेश नीति का इतना जो प्रचार है, अर्थात अमेरिका ने अपने विदेश नीति का प्रचार जिस प्रकार से किया है उस प्रकार अर्थात अन्य देश क्यों नहीं करते हैं, ये भी वह सोचते रहते हैं। तो इससे विदेश नीति से संबंधित भी वह बहुत निरीक्षण करते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं। ये सारा उनका जो दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत हमें समझ में आता है। तो इस प्रकार अन्य देश भी इस प्रकार की जो नीति है उनको समझनी चाहिए, इस प्रकार भी अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लंदन के सबसे अधिक जो बुद्धिमान नवयुवक हैं वहाँ मौजूद होने की बात उन्होंने कही है। विश्व भर के जो बुद्धिमान नवयुवक उस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने की या मौजूद होने की बात उन्होंने कही है। इनमें से आगे चलकर बहुत सारे जो विद्यार्थी है, नवयुवक है, ऊंचे ऊंचे राज्य पदों के अधिकारी होने की बात भी उन्होंने कही है। उनके बीच प्रचार राजनीतिक जो दूरंदेशी है वह भी, उसका भी उल्लेख उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार कैम्ब्रिज की जो राय है वह कल लंदन की राय होगी, इस प्रकार वो सोचते हैं। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में भी
यहाँ कई सारे भ्रम होने की बात उन्होंने कही है। भारत सरकार कुछ इसी प्रकार के जो प्रयास है क्यों नहीं कर सकती, इस प्रकार वह सोचते हैं। यहाँ के जो भारतीय जो दूतावास है उसके संदर्भ में भी वह विचार करते हैं। ये जो दूतावासों का जो कार्य है वह केवल सरकारी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। जनसंपर्क स्थापित करने के लिए दूसरे तरह के जो लोग हैं उनसे वो मिलते नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही है। और इस प्रकार का जो कार्य है केवल अकेले पंडित नेहरू के वक्तव्य से ये जो काम है वह नहीं होगा। तो इस प्रकार ये दूतावासों को भी अन्य लोगों के साथ चर्चा करने की या इस प्रकार विदेश नीति के प्रचार करने की बात उन्होंने इसके अंतर्गत कही है। तो इस प्रकार आधुनिकता का कोई भी जो रूप है हमारे मन में होना चाहिए, इस पर भी वह सोचते हैं। ये जो आधुनिकता का जो दौड़ है वह इस आधुनिक दौड़ में यूरोप सबसे आगे होने की बात उन्होंने कही है। एक तरह से यूरोप हमारे लिए आधुनिकता का पर्याय हो गया है। आधुनिकता का एक बाह्य रूप उनकी ये जो भीतरी मनोवृत्ति है उस पर भी वो विचार करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि ये आधुनिकता का जो पर्याय है उसका अनुसरण भारतीयों ने करने की बात उन्होंने कही है। इसके पूर्व भी इस पर हमने चर्चा की है कि ये जो आधुनिकता का जो संदर्भ है उसके उत्तरोत्तर उसका जो विकसित या परिष्कृत उदात्त व्यापक जो रूप है उसको बाह्य दृष्टि से लेने की बात उन्होंने कही है, परंतु अपने देश की जो मनोवृत्ति है या जो मानसिकता है, आंतरिक जो भी मनोवृत्ति है वह विशिष्ट है। और तो इस प्रकार बाह्य दृष्टि से ये जो यूरोपीय आधुनिकता है उसको ग्रहण करने की, परंतु आंतरिक जो आत्मा है, आंतरिक जो वृत्ति है वह भारतीय होने की बात उन्होंने इसके अंतर्गत कही है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।